तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स पॉजिटिव और कंडीशन फॉर बोथ रूट्स नेगेटिव। मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होगा उसका क्या कंडीशन है, दोनों रूट्स नेगेटिव होगा उसका क्या कंडीशन है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा उसका क्या कंडीशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया होगा वो इक्वेशन का फॉर्म में दिया होगा उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे कब, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी हम उसको कब बोलेंगे, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कॉमन रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, लेकिन कॉमन रूट्स का ऊपर जो क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का जो उसका थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर जो रिलेशन बिटवीन द रूट्स का ऊपर कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, आज डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चन और, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, कंडीशन फॉर पॉजिटिव रूट्स, कंडीशन फॉर बोथ पॉजिटिव रूट्स और कंडीशन फॉर बोथ नेगेटिव रूट्स क्या होता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जिसमें कि a का वैल्यू 0 नहीं है, तो जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो उस कंडीशन में उसमें जो रूट्स होता है अल्फा और बीटा जो होता है, वो दोनों में जो वो दो रूट जो होता है उनमें रिलेशन क्या होता है, एक हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a सभी को पता है, और अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा c/a। तो हम देखते हैं कि अभी बोथ रूट्स पॉजिटिव कब होगा, व्हेन बोथ रूट्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड व्हेन बोथ रूट्स आर गोइंग टू बी नेगेटिव। चलो अब देखो, अगर हमारा अल्फा भी पॉजिटिव है, सुनो, अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, सो मान लेते हैं अल्फा पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, तो यार अल्फा प्लस बीटा हैज टू बी पॉजिटिव, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना जरूरी है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, मतलब -b/a जो है ना ये पॉजिटिव हो जाएगा। -b/a पॉजिटिव होने के लिए अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा, और अगर a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा। -b/a पॉजिटिव है तो -b/a पॉजिटिव कब होगा, जैसे लिखा हूं मैं, अल्फा इज पॉजिटिव बीटा इज पॉजिटिव, अल्फा, जस्ट ए मिनट, अल्फा ग्रेटर देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0, तो फिर हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि -b/a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मान लेते हैं a का वैल्यू हमारा -5 है, तो b का वैल्यू हमारा होना चाहिए क्या, प्लस में, जो भी होगा प्लस में होना चाहिए, क्योंकि एक माइनस तो पहले है, यहाँ पे एक माइनस आ गया तो प्लस में होना चाहिए, मतलब a का साइन और b का साइन उल्टा हो जाना चाहिए, और अगर a का वैल्यू प्लस में है तो b का वैल्यू माइनस में होना चाहिए, मतलब a और b का साइन जो है ना ऑपोजिट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, हमारे पास दूसरा कंडीशन भी है, दूसरा कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है बीटा ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो भी वो ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो भी वो पॉजिटिव आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब c/a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और c/a ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब c और a दोनों का साइन सेम रहेगा, मतलब c का भी पॉजिटिव a का भी पॉजिटिव, या फिर c का भी नेगेटिव a का भी नेगेटिव, तो जाके यह हमारा आ जाएगा क्या, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर लिए कि a और b का साइन अपोजिट होना चाहिए और a और c का साइन सेम होना चाहिए, ये कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर लिए यहाँ से, और उसी को हमको लिखने वाले हैं। तो कंडीशन फॉर बोथ रूट्स पॉजिटिव क्या होता है, हेडिंग सबको लिख सकते हो, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स पॉजिटिव। ओके, दोनों रूट पॉजिटिव होने का कंडीशन क्या हो गया हमारा, पहला a and b should be of opposite sign, a and b should be of opposite sign, a and b का साइन जो है ना ऑपोजिट होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, a and c
should have same sign। सभी को पता चल गया क्या रे? दोनों रूट पॉजिटिव होने के लिए एक कंडीशन चाहिए कि ए एंड बी का साइन ऑपोजिट होना चाहिए और ए एंड सी का साइन सेम होना चाहिए। मतलब अगर a ग्रेटर देन 0 है तो b लेस देन 0 होना चाहिए, अगर a लेस देन 0 है तो b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और a एंड c का साइन सेम होना चाहिए, मतलब a ग्रेटर देन 0 तो c ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 तो c लेस देन 0। तो ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है। चलो ये हम बोथ पॉजिटिव रूट्स के बारे में हम डिस्कस कर लिए। अभी देखते हैं कि अगर बोथ नेगेटिव रूट्स होगा तो क्या होगा। अगर दोनों रूट नेगेटिव होगा तो अगर अल्फा नेगेटिव और बीटा नेगेटिव तो अल्फा प्लस बीटा भी तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस बी बाई ए नेगेटिव होना चाहिए। और माइनस बी बाई ए नेगेटिव होने के लिए बी का साइन और ए का साइन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। क्या सभी को समझ में आया? तो ये पहला कंडीशन हो गया। फिर अल्फा नेगेटिव है बीटा नेगेटिव है तो हमारा अल्फा इंटू बीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, अल्फा नेगेटिव है बीटा नेगेटिव है तो अल्फा इंटू बीटा होगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव नंबर आता है। तो अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब सी बाई ए पॉजिटिव है। और सी बाई ए पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए कि सी का साइन और ए का साइन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ए बी सी ऑल शुड हैव सेम साइन, ऑल शुड हैव सेम साइन, मतलब सभी का साइन जो है ना वो सेम होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन हो गया। समझ में आ गया सबको? चलो अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन फॉर वन पॉजिटिव रूट एंड वन नेगेटिव रूट, उसमें से एक पॉजिटिव रूट होगा और एक नेगेटिव रूट होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो उसमें हम दो चीज डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव रूट और नेगेटिव रूट में जो वैल्यू आता है वो वैल्यू का ऊपर लेके हमको बनाना पड़ेगा। क्या कि अगर पॉजिटिव रूट मान लेते 5 आया और नेगेटिव रूट आया -8 आया तो वो एक टाइप का है, और पॉजिटिव रूट आया 5 नेगेटिव रूट आया -2 वो दूसरा टाइप का है। तो इस टाइप के कंडीशन लेके, मतलब हम कंडीशन लेके हम यहाँ पे करेंगे क्या कि पॉजिटिव रूट्स का वैल्यू जो है, न्यूमेरिक वैल्यू जो है नेगेटिव रूट का न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़ा होगा। व्हाट इज वन सिचुएशन। और पॉजिटिव रूट का न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलने से नंबर, साइन का साथ नहीं लेना है। पॉजिटिव नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव रूट का न्यूमेरिकल वैल्यू से कम होगा, तो वो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कंडीशन फॉर वन रूट, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट। ऑलराइट, तो केस 1, the absolute value, absolute value मतलब मॉड वैल्यू होता है, मतलब उसको पॉजिटिव करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रूट ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव रूट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रूट ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव रूट। जैसे मान लेते पॉजिटिव रूट मिला हमको 5, नेगेटिव रूट मिला -3 -2, तो 5 जो है ना इसका एब्सोल्यूट वैल्यू से ज्यादा है, मतलब मॉड वैल्यू से ज्यादा है। इसका मॉड वैल्यू कितना आएगा, -2 का मॉड वैल्यू कितना आएगा, 2 है ना। 5 -3 5 -1 ऐसे टाइप का मैं वैल्यू बता रहा हूं। 5 -8 ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर रहे, यहाँ पे ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो इस टाइप का वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव का वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसका मैग्नीट्यूड है, तो नेगेटिव वैल्यू जो होता है नेगेटिव रूट का मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या कंडीशन आता है, मतलब कौन सा कंडीशन हम लेंगे
ताकि हमारा ये वाला सिचुएशन आ जाए। ऐसा क्या मतलब क्या कंडीशन बनेगा, ये ऐसे टाइप का रूट निकालने के लिए हमारा क्या कंडीशन बनता है। तो जैसे हम देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी बाई ए। उसी से ही हम ये निकालेंगे क्या कंडीशन बनेगा। अब सोचो कि पॉजिटिव रूट का वैल्यू नेगेटिव रूट का वैल्यू से ज्यादा है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? प्लस में आएगा। इसका मतलब है कि ए और बी का साइन क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो नेगेटिव है, सॉरी अल्फा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, मतलब क्या हो गया, सी और ए का, सी बाई ए का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। सी बाई ए नेगेटिव कब होगा, जब ए और सी का साइन उल्टा रहेगा। इसका मतलब ए का साइन के साथ ए का उल्टा साइन आएगा बी, और ए का उल्टा साइन आएगा सी। मतलब ए का जो साइन होगा बी का साइन उसका ऑपोजिट रहेगा, सी का भी साइन उसका ऑपोजिट रहेगा। मतलब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो बी भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव। आया समझ में? तो इसके लिए क्या कंडीशन बनता है, पहला कंडीशन बनता है कि ए एंड बी एक साथ लिख देते हैं ना, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी एंड सी आर सेम, साइन ऑफ बी एंड C are same and sin of B and C are same and it is opposite to the sin of A। तो ये हमारा कंडीशन बन गया। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे जो दो रूट मिला, एक रूट वहां पे पॉजिटिव मिलेगा और एक रूट नेगेटिव मिलेगा, और हमको उस समय ये भी पता है कि जो पॉजिटिव रूट है उसका वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव रूट का वैल्यू। ठीक है, अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 हम डिस्कस करते हैं। केस 2 हमारा क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रूट, the absolute value of positive root is less than the absolute value of नेगेटिव रूट। तो पॉजिटिव का एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू से कम है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 5 और -8। तो ये पॉजिटिव रूट है, ये नेगेटिव रूट है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू -8 हो जाएगा, तो ये उससे कम हो गया। तो अगर ऐसे टाइप का रूट आता है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस में आएगा माइनस में आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस बी बाई ए जो है ना वो माइनस में होना चाहिए। तो माइनस बी बाई ए माइनस में होने के लिए क्या हो गया, ए एंड बी का साइन सेम होना चाहिए, ए एंड बी का साइन सेम होना चाहिए। और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा। मतलब है क्या, सी बाई ए का वैल्यू जो है वो होना चाहिए क्या, माइनस। सी बाई ए का वैल्यू जो है वो माइनस में आना चाहिए, इसीलिए सी और ए का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो इससे हमको पता चला कि ये वाला चीज जो है ए एंड बी का साइन सेम होना चाहिए और ए एंड सी का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको कंडीशन क्या बना, साइन ऑफ ए एंड बी, साइन ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड साइन ऑफ A and C are opposite।
तो ये बन गया हमारा कंडीशन। तो चार तो सिचुएशन आता है, एक हो गया दोनों पॉजिटिव रूट, एक हो गया दोनों नेगेटिव रूट। दोनों पॉजिटिव रूट हो गया एक तो दोनों नेगेटिव रूट हो गया। दूसरा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो केस में क्या क्या कंडीशन है, ये सारे कंडीशन को हमको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन गो टू दिस वन। जो ये जो हम फॉर्मूला सब बनाए वो कहां से आया, इसको देखोगे तो सब पता चल जाएगा। ऐसे जरूरी नहीं कि इसको लर्न करोगे, बस याद कर लेना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस वी बाई ए। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ए भी ऑपोजिट होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ए से सेम होना चाहिए। क्या सभी को समझ में आ गया ये? चलो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बोला है क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 4 इंटू एक्स प्लस a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सवाल में बोल दिया है कि बोथ रूट्स ऑफ दिस आर नेगेटिव, फाइंड ए। दोनों रूट्स नेगेटिव है, दोनों रूट नेगेटिव है, इसका मतलब है कि a b c ये तीनों का क्या होना चाहिए, साइन हमारा सेम होना चाहिए। तीनों का साइन हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही दिए है ना दोनों रूट नेगेटिव के लिए, ऑल दी रूट्स आर नेगेटिव, तो उसके लिए क्या साइन है, both roots are negative, a b c should have same sign। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना। क्योंकि हमारा स्मॉल a यूज हो गया है तो हम सोच लेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c में है। कैपिटल a का वैल्यू कितना है, कैपिटल b का वैल्यू कितना है देखते हैं, और कैपिटल c का वैल्यू कितना है देखते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको मान रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मान रहे हैं और इसमें हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। आया सबको समझ में? कैपिटल बी का वैल्यू कितना आएगा, ये माइनस है, साथ में a प्लस 4 है, माइनस ऑफ a प्लस 4। और कैपिटल C का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस 7। तो जरा देखो यहाँ पे, जस्ट सी हियर, a का वैल्यू क्या है 1। मैं a का वैल्यू से इंटरेस्टेड नहीं हूं, a का साइन में मैं इंटरेस्टेड हूं, a का साइन में मैं इंटरेस्टेड हूं, ना कि वैल्यू का ऊपर। a का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, a 1 है मतलब पॉजिटिव है। एज a ग्रेटर देन 0, या फिर पहले वो स्टेटमेंट लिखते हैं, एज बोथ रूट्स आर नेगेटिव, सो साइन ऑफ a b c शुड बी सेम। यही तो हमारा कंडीशन है। तो यहाँ पे a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया है, एज a ग्रेटर देन 0, तो b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और c भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या सभी को समझ में आ रहे? a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो b मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और c मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आ गया ना समझ में? अब b का वैल्यू देखते हैं क्या लिखा है, माइनस ऑफ a प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब हमको a का वैल्यू निकालना है तो पहले माइनस को हटाना पड़ेगा ना, और माइनस हम कैसे हटाएंगे, माइनस हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, मतलब -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। a प्लस 4 लेस देन 0, a लेस देन -4। सभी को समझ में आया कि a का वैल्यू -4 से कम होना चाहिए। अब ये इधर से आ जाते हैं, c ग्रेटर देन 0 बोला है, लेकिन c का वैल्यू है क्या, a प्लस 7 ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन -7। आ गया सबको समझ में? मतलब हमको यहाँ, हाँ, मतलब हमको ये से पता चला यहाँ से कि a का वैल्यू -4 से कम होगा और -7 से ज्यादा होगा।
इसको नंबर लाइन में खींच के देखते हैं कि a का वैल्यू क्या आ सकता है। -4, यहाँ पे -4 लिख लिया मैं, उससे कम बोला है मतलब ऐसे जा रहा है। -4 से कम मतलब ऐसे जा रहा है। ये बोला है कि -7 से ज्यादा है, -7 कहीं यहाँ पे होगा, उससे ज्यादा है तो ये ऐसे जाएगा। तो -4 से कम और -7 से ज्यादा मतलब ऐसे सिचुएशन में आ गए। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि a का वैल्यू जो है ना -7 से शुरू होकर -4 तक आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटी चैप्टर में। हमको पता है कि जहां पे दोनों लाइन जाएगा वो हमारा रीजन होगा आंसर का। मतलब a का वैल्यू कहां से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा, -7 से शुरू होगा और -4 पे खत्म होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, therefore a belongs to -7, -4। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि -7 से लेकर -4 में हमारे पास कितना वैल्यू आता है? How many values are coming between -7 to -4? जल्दी, 3 ठो। क्या क्या आता है बताओ? -1 -2 -1 -2 तो नहीं आता उसके बीच में। -5 -6, ठीक है। तो ऐसे बच्चे सोचते हैं, जब भी पूछा जाता है ना ऐसे वैल्यू लेने के लिए क्या है, तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये वाले वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी हम ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ये सब देते हैं तो उसका भीतर में एक दो वैल्यू नहीं होता है, उसका भीतर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जाता है। तो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन बिटवीन दिस एंड दिस? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। -4 हुआ, -4.1, -4.2, -4.3, ऐसे कुछ भी नंबर लोगे सारे इसमें आंसर पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे बोला है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, सपोज सवाल में बोला है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो इन दैट केस योर आंसर विल बी -5 एंड -6। ये हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ गया। लेकिन सवाल में अगर हमको ये पूछता है कि फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो हम क्या लिख सकते हैं उस समय? इंटीजर्स ही खाली लिखते हैं, और इंटीजर से अगर आ गया तो वो लिमिटेड हो गया, तो मतलब वो केस में हमारा -5 -6 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए आर -5 एंड -6। ये दोनों इंटीग्रल वैल्यूज हो गया। बाकी इसमें जितना वैल्यू है वो सब इंटीजर्स नहीं है। क्लियर हो गया सवाल सबको? चलो अगला सवाल करते हैं जल्दी से। बोला है क्या, ये बोथ रूट्स ऑफ दिस वन सेकंड नेगेटिव। अब फिर से यहाँ पे नेगेटिव दिया है, लेकिन यहाँ पे एबीसी साइड थोड़ा कुछ अलग अलग दिया है ना। तो लिखते हैं इक्वेशन x² माइनस a² माइनस 9 इंटू एक्स प्लस a² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोथ रूट्स पॉजिटिव और बोथ रूट्स नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, उस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाता है ना, ध्यान से सुनो मेरे बात, जब भी उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है इसका मतलब हमको ये देखना पड़ता है स्मॉल a कितना है, या फिर कोफिशिएंट बोल लो, x² का कोफिशिएंट कितना है ले लेते हैं, y² का x का कोफिशिएंट कितना है ले लेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म क्या है पहले ले लेंगे। पहले वो तीन लिख के वो तीन का वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी पहले वो तीनों का वैल्यू लिख लेते हैं। कैपिटल A हम लिख लेते हैं, कितना है बताओ? 1 है। कैपिटल B हमारा कितना है? माइनस ऑफ a² माइनस 9, और कैपिटल C हमारा क्या है? a² माइनस 4। द सेम स्टेटमेंट व्हाट आई हैव रिटन देयर, यू कैन राइट दैट कि A B C ऑल आर ऑफ सेम साइन, A B C ऑल आर ऑफ सेम साइन, सारे का साइन जो है ना सेम होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। ए बी सी ऑल आर ऑफ सेम साइन, ये हमारा होना चाहिए। ओके चलो अब देखते हैं, क्योंकि बोथ रूट्स नेगेटिव है तो ए का साइन क्या है? एज ए ग्रेटर देन 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, कभी कभी नेगेटिव भी दे सकता है। तो फिर क्या होना चाहिए?
b ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब b ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे, c ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे, वहां से आंसर लिखेंगे। तो माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, फिर से ये माइनस साइन आ गया, इसको हटाते हैं, तो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, a स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। अब ये इनइक्वालिटी आ गया, देखो इनइक्वालिटी आ गया, लेकिन लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो लीनियर फॉर्म में इनइक्वालिटी नहीं है तो उसको हम हमेशा क्वाड्रेटिक वेबिकर मेथड में सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे कैसे, a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 लेस देन 0। वेबिकर का हिसाब से यहाँ पे हमको दो वैल्यू मिलेगा, एक -3 मिलेगा, एक +3 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस। ओके, दिस इज कमिंग दिस वे। अब यहाँ पे देख के हमको पता चलता है कि हम a का कौन सा वैल्यू लेंगे। हमको नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, कोई बताओगे मेरे को। आई नीड पॉजिटिव वैल्यू और आई नीड नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि मेरे को नेगेटिव वैल्यू चाहिए। आई विल सी कि माइनस साइन हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, और माइनस साइन हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, ये जगह में माइनस साइन रखा है। ये माइनस साइन स्टार्ट कहाँ पे है वो लिखेंगे, खत्म कहाँ पे है वो लिखेंगे। स्टार्ट कहाँ पे है -3, खत्म कहाँ पे 3। इसका मतलब हम लिख देंगे क्या, a बिलोंग्स टू -3, ये सारी चीज हमारा वेबिकर मेथड में हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है वाला पार्ट, तो वेबिकर वाला मेथड जो है उसका वीडियो जो है उसको देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0 हो गया, तो b का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, वहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए। अब देखते हैं कि c ग्रेटर देन 0 अगर करेंगे तो उसमें से क्या चीज निकल के आता है। c हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया हमारा a प्लस 2 इंटू a माइनस 2। कभी भी गलती से ना इसको डायरेक्ट मत कर देना, ऐसे मत कर देना गलती से कि a स्क्वायर ग्रेटर देन 4 a ग्रेटर देन प्लस माइनस 2, ऐसा नहीं करना है। ये पूरा का पूरा रॉन्ग है, इसमें कुछ सही नहीं है। इसमें हम बोल रहे हैं कि a 2 से बड़ा है और a -2 से बड़ा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, जो -2 से बड़ा है वो 2 से बड़ा हो जाएगा क्या? -2 से बड़ा बोलने से -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, ये नहीं हो सकता 2 से बड़ा। तो इसीलिए हम इनइक्वालिटी आ गया मतलब हम थोड़ा चुप हो जाएंगे, सोचेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे। इनइक्वालिटी का हर क्वेश्चन जो होता है जो लिनियर नहीं होता है उसको हम वेबिकर में सॉल्व करते हैं। ऐसे गलती से मत कर देना, गलत हो जाएगा ये। तो हमको क्या करना है, फिर ये वाला पार्ट छूट गया, तो अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे a प्लस 2 इंटू a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो वेबिकर का हिसाब से हम अगर पॉइंट लेंगे यहाँ पे एक -2 आ गया और एक +2 आ गया, फिर प्लस माइनस प्लस दे देंगे साइन, यहाँ पे कुछ ऐसा आया। अब कोई मेरे को बताओ कि आई नीड ए पॉजिटिव वैल्यू हियर और नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव चाहिए मेरे को या नेगेटिव चाहिए? a प्लस 2 इंटू a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो आई नीड पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में नहीं आ रहा क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमारा कहाँ पे है देखते हैं। पॉजिटिव एक जगह हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और एक जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो मैं पहले अगर राइट का बारे में बात करूं तो ये शुरू कहाँ पे हुआ है, पॉजिटिव 2 से शुरू हुआ है, खत्म कहाँ पे हुआ है, इनफाइनाइट में, मतलब 2 से लेकर इनफाइनाइट होना चाहिए। तो a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट होना चाहिए। यूनियन मतलब और कहीं पे भी है, यूनियन का मतलब हम जोड़ते हैं यहाँ पे, और कहाँ पे है ये, और कौन सा जगह में है देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव शुरू कहाँ से हुआ होगा, ये आसपास तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू हुआ होगा। खत्म कहाँ पे हुआ है, 2 में खत्म हुआ है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर, सॉरी 2 नहीं, -2 से खत्म हुआ है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 तक हो गया। ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? तो a का वैल्यू यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब हमको लेकिन क्या करना है, वो आंसर निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा।
उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कौन सा जगह ऐसा है जहां पे कि दोनों का दोनों लाइन जा रहा है। चलो मैं ड्रॉ करके देखता हूं। ये बोल रहा है -3 से 3 तक, ये -3 से 3 तक बोल रहा है, ये नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे -3 हो गया और ये 3 हो गया। तो पहला वाला बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ये जो है ये बोला है कि -3 से 3 तक है। देखो लाइन कहां से कहां तक गया, -3 से लेकर 3 तक। अभी मैं दूसरा के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसको मैं अलग कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बोला है कि 2 से लेकर इनफाइनाइट, 2 तो यहां से कहीं पे होगा, 3 का पहले ही होगा 2, तो 2 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है। ये येलो लाइन दिखाई दे रहा है सबको, येलो लाइन ऐसे जा रहा है 2 से लेकर इनफाइनाइट। फिर कहां पे बोला है, फिर कहां पे बोला है -2, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2, -2 हमारा यहीं पे कहीं पे होगा -2। तो ये कहां से कहां तक है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब हमको वो जगह देखना है जहां पे दोनों लाइन जा रहा होगा, दोनों लाइन जो एरिया में जा रहा होगा वो हमारा आंसर है। तो एक एरिया मेरे को दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक एरिया दिखाई दे रहा है -3 से -2, और एक एरिया दिखाई दे रहा है 2 से 3। बोलो ना, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। Therefore the required value of P, the required value of A is -3 to -2 union 2 to 3। तो ये हो गया इसका आंसर, फाइनल आंसर जो है इसका यही है। दिखाई दिया सबको? यस सर। एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? विशाल, यस सर। सौम्य, यस सर। और कौन है? अंकित और यस सर। अंकित दास, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अच्छा, यहाँ पे बोला है कि बोथ रूट्स पॉजिटिव है, फाइंड इट। अभी बोल रहा था नेगेटिव है, अभी बोल रहा है बोथ रूट्स पॉजिटिव है। चलो देखते हैं क्या दिया है इक्वेशन और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। 3x² प्लस a minus 5 into x plus 2a minus 4 is equal to 0. Just let me write the value of a, b and c. Can you see? a का वैल्यू कितना है? जल्दी से बताओ। a कितना है? 3। a 3 है, b है हमारा a minus 5 और c है हमारा 2a minus 4। This is your a, b, c वैल्यू। और हमको बोला है कि बोथ रूट्स पॉजिटिव है, मतलब a एंड b का साइन उल्टा होना चाहिए। तो a एंड b का साइन उल्टा होना चाहिए। साइन ऑफ a एंड b आर ऑपोजिट, और साइन ऑफ a एंड c आर सेम। a b का साइन ऑपोजिट होना चाहिए और ए सी का साइन सेम होना चाहिए। ये बोथ रूट पॉजिटिव का कंडीशन होता है। लर्न कर लोगे ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट राइट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव मतलब अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, तो बी और ए का साइन सेम होने से पॉजिटिव आ रहा है या अपोजिट होने से पॉजिटिव आ रहा है, देख लेना। यहाँ पे ए का वैल्यू 0 से बड़ा है दिखाई दे रहा है मेरे को। 3 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, और c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बोलो सबको समझ में आया? a का वैल्यू 3 है जो कि 0 से बड़ा है, तो b का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए और c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b लेस देन 0 देखते हैं क्या बनता है। a minus 5 लेस देन 0, a लेस देन 5। तो ये बोल रहा है कि a का वैल्यू 5 से कम है। वो क्या बोल रहा है? 2a minus 4
ग्रेटर देन 0, तो 2a ग्रेटर देन 4, a ग्रेटर देन 2। तो ये बोल रहा है कि 5 से कम है और ये बोल रहा है 2 से ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, काम खत्म। यस और नो? या फिर हम इसको नंबर लाइन में भी कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि 5 से कम है, तो 5 एक नंबर डाल दो, उससे कम है बोला है तो इधर आ जाते हैं। और ये बोल रहा है 2 से ज्यादा है, तो एक नंबर 2 डाल देते हैं, उससे ज्यादा है मतलब टुवर्ड्स राइट चले जाएंगे। अब दोनों का दोनों लाइन कहां जा रहा है दिखाई दे रहा ना सबको? ये लाइन दोनों लाइन कौन सा जगह से कौन सा जगह जा रहा है दिखाई दे रहा सबको? यस सर। क्या होगा फिर? therefore A belongs to, कहां शुरू कहां खत्म? स्टार्ट हमारा 2 से है, खत्म हमारा 5 पे है। तो A का वैल्यू जो है ना 2 से 5 तक है। हाउ मेनी वैल्यूज? इनफाइनाइट। हाउ मेनी वैल्यूज? इनफाइनाइट। अगर आपको बोलेगा कि इंटीग्रल वैल्यूज कितना है? 2 ठो। इंटीग्रल वैल्यूज कौन है? 3 और 4। अगर बोलेगा कि इंटीग्रल वैल्यू जो है उनका डिफरेंस कितना है? 1। अगर बोलेगा कि इंटीग्रल वैल्यूज का स्क्वायर सम का स्क्वायर का सम कितना है? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ऐसे बहुत कुछ पूछ सकता है उसका आगे, मतलब क्वेश्चन हम लोग यहां तक रोक नहीं सकते, इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ए एंड बी का वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यूज ये है, इंटीग्रल वैल्यूज का सम कितना, इंटीग्रल वैल्यूज का डिफरेंस कितना, इंटीग्रल वैल्यूज का रेशियो कितना, बड़ा बाई छोटा जो है ना, रेशियो कितना है, ये सारी चीज उस पर पूछ सकता है। इंटीग्रल वैल्यूज का स्क्वायर का सम कितना है, एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। आया समझ में सबको? यस सर। तो ये क्वेश्चन में देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं। देखो पहला चीज पढ़े तो ये वाला चीज कि बोथ रूट्स पॉजिटिव बोथ रूट्स नेगेटिव क्या होता है, लेकिन उस पे कंडीशन बनाए। लेकिन साथ में हम लोग और काम कर रहे हैं, वेबिकर मेथड भी सीख रहे हैं। यहाँ पे वेबिकर मेथड का भी एप्लीकेशन हो रहा है, और साथ में 2 अलग अलग सेट होगा तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, मतलब कौन सा रीजन जो कॉमन आता है वो हम पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज जो है ना हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन तो हम एक कर रहे हैं बहुत नेगेटिव, लेकिन साथ ही साथ हम 3-4 चीज काम यहाँ पे कर रहे हैं। ये वेबिकर मेथड कर रहे हैं, उसमें से आंसर निकाल रहे हैं, फिर उसमें से हमारा क्या हो गया 2 ठो अगर आंसर होगा, ए का वैल्यू 2 ठो होगा तो उनमें से कॉमन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, बाय अप्लाइंग क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है इसका, नंबर लाइन। हम उसमें से आंसर देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैं बोला कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इंक्लूडिंग मतलब इस हिसाब इससे भी हो गया ना। चलो अगला सवाल फिर से बोला है कि बोथ रूट आर पॉजिटिव फाइंड ए। फिर से बोला है बोथ रूट आर पॉजिटिव फाइंड ए, तो इसका आंसर कर सकते हो। तो मैं इसको छोड़ देता हूं, है ना, नहीं छोड़ता हूं, क्या देखते हैं क्या होगा, करते हैं ना, इसको भी करते हैं क्योंकि ग्रेटर देन होगा। क्या बोले यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा 1 हो गया, बी का वैल्यू हो गया हमारा माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9, और सी का वैल्यू जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस 25 हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, और क्या हो गया ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि बोथ रूट्स पॉजिटिव बोला है, एज बोथ रूट्स पॉजिटिव, क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव है तो हमारा ये कंडीशन आएगा। तो ए का साइन देखते हैं, ए ग्रेटर देन 0 दिया है, मतलब बी होना चाहिए लेस देन 0 और सी होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन हमारा है। ए ग्रेटर देन 0 है तो बी लेस देन 0 होना चाहिए और सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमको मिला a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और वे भी कर्व में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, प्लस माइनस प्लस। जरा जल्दी से बता दो मेरे को क्या होगा आंसर। तो हमारा a बिलोंग्स टू आ गया -∞, -3 यूनियन 3, इनफाइनाइट। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम दिस वन वेवी कर्व। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये वाला पार्ट, वेवी कर्व का वीडियो देख लेना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ओके, अच्छा यहां से देखेंगे अभी क्या होगा। यहाँ पे c ग्रेटर देन 0 बोला है, c हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन 0। तो a प्लस 5 इंटू a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ये भी हम वेवी कर्व में करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे दो पॉइंट क्या क्या आ रहा है बताओ। एक आ गया -5, ये हो गया +5, प्लस माइनस प्लस, और हमको क्या चाहिए आंसर, ग्रेटर देन 0 चाहिए। हमको आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्या हो गया, हाँ हमको आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 कहां से है, -∞ से लेकर -5 तक है ना, यूनियन 5 से लेकर इनफिनिट तक है। तो a बिलोंग्स टू -∞, -5 यूनियन 5, इनफिनिट। जल्दी से बोल दो, सबको समझ में आया यहां तक। यस सर। अब देखते हैं हम फाइनल आंसर कहां निकालेंगे, कैसे निकलेगा फाइनल आंसर। तो पहला का हिसाब से -3 से -3 और 3 पॉइंट लेते हैं, -3 और 3। ओके ना। तो ये बोल रहा है कि ये वाला वैल्यू देखो, पहले मैं व्हाइट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये व्हाइट लाइन पहले के लिए हो गया, ये हो गया ऐसा, ये हमारा पहले के लिए हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे के लिए करते हैं। पहला के लिए हो गया, दूसरे के लिए करते हैं। दूसरा हो गया हमारा क्या, -5। अच्छा -5 -3 से आगे रहेगा, राइट की तरफ रहेगा या लेफ्ट की तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारा लेफ्ट। तो हम इसको दूसरा कलर में कर रहे हैं। ये हमारा -5 हो गया, ऐसे ये हमारा 5 हो गया। ये बोल रहा है कि ऐसे जाएगा और ये बोल रहा है ऐसे जाएगा। सो ऐसा कौन सा रीजन आ रहा है जहां पे दोनों लाइन जा रहा है। यू जस्ट सी कि ब्लू लाइन और व्हाइट लाइन, दोनों लाइन कहां से कहां तक जा रहा है, देख के बताओ। यहाँ पे दोनों लाइन है, और कहां पे दोनों लाइन है, हाँ। तो हम लिखेंगे आंसर वही। Therefore the solution is -∞, -5 यूनियन 5, इनफिनिट। हो गया, समझ में आया सबको। यस सर। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास जो हम क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे थे, वहां पे शायद थोड़ा मैं गलत कर दिया था एक जगह में। वो वैल्यू जो p का वैल्यू निकालना था, थोड़ा उसको करेक्शन कर लेना सबको, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ था ना 25 नहीं लिखा था, 22 लिखा था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 22। उसका नेक्स्ट टाइम में मैं शायद ऐसा लिख दिया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 22। शायद मैं यही लिखा था, जिसके लिए कि यहाँ पे 50 आ रहा था। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा नहीं होने वाला है, करेक्शन कर लेना सबको। ये वाला जगह ये 2 अल्फा बीटा होगा, सबको पता होना चाहिए। बाय मिस्टेकली मैं उसको 4 अल्फा बीटा लिख लिया था, जो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दिया था। तो ये वाला जगह जो है, लास्ट क्लास जो हम क्वेश्चन किए थे उस जगह में करेक्शन कर लेना,
वो क्वेश्चन जहां पे दिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 22, जिसमें से कि पी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मैं शायद 4 अल्फा बीटा कर लिया था, जिसके लिए यहाँ पे 28 आ रहा था, हमारा 50 का रूट ओवर आया था, तो वो हमारा एक्चुअली 14 होगा। 2 अल्फा बीटा होने से 14 होगा एंड अकॉर्डिंगली दिस वन। तो प्लीज मेक करेक्शन दैट पार्ट। ओके, वो मैं गलती से लिख दिया था वो फॉर्मूला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा हूं मैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, अगला टॉपिक हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी क्या होता है? सबसे पहले हमको ये समझना है कि भाई ये आइडेंटिटी क्या चीज होता है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि आइडेंटिटी क्या चीज होता है। तो लेट मी टेल यू, दो सिचुएशन में दे रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक सिचुएशन दिया, और एक सिचुएशन दिया यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो, ये दो सिचुएशन दिखाई दे रहा सबको? एक हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1, एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 जो है ना, ये क्या जो भी एंगल डालेंगे हो जाएगा? अगर एंगल में 0 डाल दूं, एंगल 30 डिग्री डाल दूं, एंगल 45 डिग्री डाल दूं, एंगल 60 डिग्री डाल दूं, जो भी एंगल डाल देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या? नो नहीं होगा। तो जहां पे एनीथिंग हम पुट नहीं कर सकते हैं, जहां पे क्या करेंगे, एक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, या फिर यहाँ पे सम वैल्यू ऑफ थीटा, इट इज सेटिस्फाइड फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। सम वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा इक्वेशन। मतलब इक्वेशन वो होता है जो कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, तो वो बनता है क्या? इक्वेशन। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हर एंगल के लिए सेटिस्फाई है। मतलब हर एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। चाहे हम 1 डिग्री ले, चाहे 2 डिग्री ले, चाहे 30 डिग्री ले, चाहे 50 डिग्री ले, चाहे 150 डिग्री ले, चाहे 590 डिग्री ले, जो भी ले। अब तुम लोग सुना होगा, नहीं सुना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़े नहीं है, तो कोई सुना नहीं होगा कि सर 590 क्या होता है। हम लोग तो 180 तक पढ़े थे या 90 तक पढ़े थे, ये क्या होता है? वो होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो क्या हो गया कि ये जो है कुछ भी एंगल ले लो बनता है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, तो हम इसको स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर देते हैं, इट इज ट्रू लिख देते हैं, वो वाला अच्छा स्टेटमेंट है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। सम बोलने से अभी तक तो हम लोग 90 जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे वैल्यू है जिसके लिए कि साइन थीटा 1 होता है। एनीवे, तो ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। जो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। अब देखो, हम अगर अलजेब्रा में बोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन बोलते हैं। ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आइडेंटिटी हुआ। मैं ये साइड में इक्वेशन लिख रहा हूं, दिस साइड इट इज इक्वेशन एंड दिस साइड इट इज आइडेंटिटी। एक साइड में हम इक्वेशन लिख रहे हैं, एक साइड में आइडेंटिटी लिख रहे हैं। ये हमारा आइडेंटिटी है। इसमें x कुछ भी पुट कर लेंगे ना, 0 पुट करेंगे तो भी लेफ्ट राइट सेम हो जाएगा,
1 पुट करेंगे तो भी सेम हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो भी सेम हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो भी सेम हो जाएगा। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। मतलब हम जितने सारे फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो अलजेब्रा का, वो सारे एक एक आइडेंटिटी है। अलजेब्रा वाला का वो सब एक एक आइडेंटिटी है। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी हो गया। हम कुछ भी वैल्यू पुट कर ले, ये सेटिस्फाइड करने वाला है। अब जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिटी होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को एक बार और लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, क्या बन सकता है। मैं लिखा था क्या, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ऐसे लिखा था, है ना। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब एक काम करते हैं, सारे का सारे को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं और देखते हैं क्या बनता है। एक काम करते हैं, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ ऐसा, x + 2 × x + 2 ऐसा करेंगे। इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये हम मल्टीप्लाई करने से हमको पता है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ही आने वाला है। लेट मी ब्रिंग दोस थिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो आ जाएगा -x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखो, अगर मैं x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो हमको मिलेगा क्या, 1 - 1 1 - 1 × x स्क्वायर प्लस, अगर x कॉमन ले लेता हूं तो 4 - 4 × x मिलेगा प्लस 4 - 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा मिलता है। तो ये क्या हो गया, 0 × x स्क्वायर प्लस 0 × x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अरे दिखाई दिया सबको? यू सी यहाँ पे जो मैं सिचुएशन लाके पहुंचा, यही सिचुएशन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी है। यही सिचुएशन में अगर हम पहुंच गए तो हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, वो आइडेंटिटी है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी होने के लिए क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए 0 ax स्क्वायर, b का वैल्यू चाहिए 0 bx, और c का वैल्यू चाहिए 0। सो अगर a = 0, b = 0, c = 0 हुआ, देन इट इज ए क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। ये हो गया क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। अब जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, ध्यान से सुनो। क्या ये सारे वैल्यू ऑफ x के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा? x अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये तो 0 है ना, साथ में तो 0 ही है, ये भी 0 है, तो इट विल बी 0। 2 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा। अरे यहाँ पे कुछ भी पुट कर दे, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में हमको दिया है और बोला है कि ये एक आइडेंटिटी है, तो इनका मतलब हो गया कि a का वैल्यू हमको 0 करना है, b का वैल्यू हमको 0 करना है, c का वैल्यू हमको 0 करना है। दिस इज वन वे टू शो दैट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिखाई दे रहा है मेरे को, वो आइडेंटिटी है। आया समझ में सबको? तो एट द एंड हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे को दिखाई दे रहा होगा वो आइडेंटिटी तब होगा अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा, x का कोएफिशिएंट 0 होगा और कांस्टेंट टर्म 0 होगा। सारे का सारे 0 होगा तो हमको आइडेंटिटी है। मतलब वो हमको दिखाई दे रहा होगा, इल्यूजन है, वो हमको दिखाई दे रहा होगा इक्वेशन है, लेकिन वो एक्चुअली आइडेंटिटी है। दैट विल बी सैटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब मेरा सवाल है, फिर जवाब देना, रेस्पॉन्ड करना मेरे बात का। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मान लेते मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख भी देता हूं, मान लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ही देता हूं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x का कितना टर्म वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? How many values of x are going to satisfy this equation? 2 values। x का 2 वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा। क्या दुनिया में कोई तीसरा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है?
इसका जो वैल्यू निकलेगा सॉल्व करने के बाद 1 निकल रहा है, 5 निकल रहा है, तो 1 तो सेटिस्फाई करेगा, 5 भी सेटिस्फाई करेगा। दुनिया में और कोई रियल नंबर है क्या जो इसको सेटिस्फाई करेगा? हाँ या ना? नो सर। नहीं करेगा। मतलब और कोई भी नंबर नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई करने वाला है। अगर कोई नंबर और सेटिस्फाई करता है तो ये और इक्वेशन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी। तो हम अभी दूसरा कंडीशन बनाए कि एक इक्वेशन को आइडेंटिटी कब बोलेंगे। क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहा हूं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, वो एक आइडेंटिटी बन जाएगा। इसका मतलब वो हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। हम अभी 2 चीज सीख गए। एक हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, वो आइडेंटिटी कब बनेगा? बोलोगे सर a 0 होना चाहिए, b 0 होना चाहिए, c 0 होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी बनेगा। दूसरा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी और क्या उपाय में बन सकता है? अगर हम 3 वैल्यू से 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए उसको सेटिस्फाइड करा देंगे तो बोलेंगे कि आइडेंटिटी है। अगर 2 से ज्यादा वैल्यू, तीसरा वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई किया, मतलब ये आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एट द एंड, हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ये वाला। ये सब चीज तो समझाने के लिए किया था मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जरूरत है नहीं। तो हम लोग अभी लिखेंगे, है ना? लिखो, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 is an identity if, ये आइडेंटिटी होगा if कब होगा? पहला, a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0। और करके लिख रहा हूं, दोनों एक साथ नहीं है, ये होगा या फिर ये। नंबर 2, इट इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x। ओके, ये हो गया 2 कंडीशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी तब बनता है अगर ये 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो इट इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x। चलो, और 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो गया तो आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी का मतलब हर वैल्यू के लिए उसके बाद सेटिस्फाइड होगा। तो हमको अभी क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताया कि ये सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x। बोला है कि ये सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x। x का 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, मतलब ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। एज it is satisfied by more than 2 values of x, so it is an identity। जरा सोच के बताओ ना, अगर ये आइडेंटिटी है तो क्या होने वाला है? जल्दी से बताओगे मेरे को। ये अगर आइडेंटिटी है तो क्या होने वाला है? a 0, b 0, c 0। a का वैल्यू कितना है? k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज a 0 हो गया। b 0 बोलने से k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये b 0 हो गया। और c 0 बोलने से क्या होगा?
के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो अब हमको सॉल्व करना है और k का वैल्यू निकालना है। देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो k माइनस 1 इंटू k माइनस 6 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना सबको, फैक्टराइजेशन हो गया। तो k का वैल्यू आ गया कितना, 1 और 6। अब हम इसमें आ जाते हैं, k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें k का वैल्यू आ गया 1 और 2, ये हो गया। अब उसमें आ जाते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। लेकिन हमको k का वो वैल्यू लेना है जिसके लिए कि तीनों का तीनों जीरो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मैं k का वैल्यू 6 ले लिया, उसके लिए ये वाला पार्ट तो जीरो हो रहा है, ये जीरो नहीं हो रहा है, या फिर ये जीरो नहीं हो रहा है, तो k में 6 तो नहीं ले सकता, क्योंकि k 6 लेने से ये पार्ट फर्स्ट पार्ट जीरो होगा, मतलब एक्सटर्नल कोएफिशिएंट जो वो जीरो होगा, ये दोनों जीरो नहीं होगा। अगर ये दोनों जीरो नहीं होगा तो आइडेंटिटी नहीं बन सकता। आइडेंटिटी बनने के लिए सारे के सारे एक साथ जीरो होना चाहिए, एक साथ जीरो होगा। तो अब हमको देख रहा है कि ऐसा क्या वैल्यू है जो कि तीनों को जीरो करता है, मतलब क्या वैल्यू है जो कि इसको भी जीरो करता है, इसको भी जीरो करता है, इसको भी जीरो करता है, वो हमारा आंसर आएगा। बताओ फिर कौन सा वैल्यू है? इसको भी जीरो, प्लस 1, तो इसको भी जीरो करता है, इसको भी जीरो करता है, इसको भी जीरो करता है, वो कॉमन वैल्यू ही हमारा आंसर आएगा। Therefore k is equal to 1। Therefore k is equal to 1। बोलो सबको समझ में आ गया? यस सर। अगला सवाल देखते हैं, काफी डेंजर दिखाई दे रहा है। x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी दिया क्या है, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी बाय a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी सी है तो उसके बाद सी ए आ जाएगा, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए बाय b माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बाय c माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमको दिया है और बोला है कि आइडेंटिटी है प्रूव करो, ये आइडेंटिटी है प्रूव करो। तो आइडेंटिटी है प्रूव करने का हमारे पास दो तरीका है, मैं बताया था, है ना। एक तरीका क्या है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट 0 और कांस्टेंट 0, मतलब a0 b0 c0 ये होना चाहिए। दूसरा क्या बोला था कि जो भी इक्वेशन दिया होगा वो इक्वेशन जो है ना 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो सबसे पहले तो पता करते हैं कि ये वाला इक्वेशन जो दिया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखते हैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब ये ऊपर में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको x स्क्वायर मिलेगा ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, हाँ कि नहीं। यस सर। इसको करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, इसको करने से भी x स्क्वायर मिलेगा, मतलब x स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा है, उससे ऊपर तो नहीं जा पाएगा। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो भी, क्योंकि नीचे में हमारा x का फॉर्म में कुछ नहीं है, जो भी है कांस्टेंट जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये इसको x स्क्वायर से x क्यूब तक नहीं कर सकता। आया समझ में? हालांकि ये अलग बात है कि हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में नहीं देख पा रहे,
और वो काफी डेंजर है। अगर वो इसे करना चाहेंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा और चाहते भी नहीं हम। हमको ax² + bx + c = 0 का फॉर्म में हम चाहिए नहीं, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इतना गंदा दिखाई दे रहा है ना। इसको अगर उस मेथड में करेंगे तो कहां कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन हम ये पता कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक है। इट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड का बात कर रहा हूं, और पूरा का बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इट इज ए क्वाड्रेटिक बोलने से LHS इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब सुनो मेरे बात, अगर LHS क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर LHS क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कितना वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए? दो वैल्यू को। हाँ, ठीक समझा, दो वैल्यू को। अगर बाय चांस तीसरा वैल्यू को सेटिस्फाई कर गया, तो यार ये इक्वेशन रहा नहीं। क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो हमारा एम वही है, ये तीसरा वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए, हमारा एम वही है। हमको दिखाना ये है कि ये दो नहीं, तीन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, या तीन से ज्यादा। तीन करेगा तो एनफ है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि ये हर वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। सारे को मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं फिर यह दो से ज्यादा वैल्यू के लिए कैसे सेटिस्फाई करेगा। ये जो एक्सप्रेशन जो इसे दिया है ना, उससे पता चलता है कि x = a शायद सेटिस्फाई कर सकता है। तो पुट करते हैं, देखते हैं। इफ x = a, LHS हमारा क्या आता है देखते हैं। x का जगह में मैं a डाल रहा हूं, LHS देखते हैं क्या आता है। a - b * a - c by a - b * a - c प्लस a - c * a - a by b - c * b - a प्लस a - a * a - b by c - a * c - b। तो ये हमारा आ गया। अगर मैं x = a डालता हूं तो इसमें ये वाला पार्ट 0 होता है, दिखाई दे रहा सबको? क्यों? क्योंकि a - a है। a - a 0 होता है। 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और बाय समथिंग वो इसको 0 कर देगा। यहाँ पे भी a - a तो ये भी 0 हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये 0, ये 0। यहाँ ऊपर जितना नीचे उतना, तो इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। मतलब x = a जो है ना, इसको सेटिस्फाई कर गया। आया समझ में सबको? अब x = b लेते हैं। इफ x = b, LHS हमारा क्या हो गया? b - b * b - c डिवाइडेड बाय a - b * a - c प्लस b - c * b - a डिवाइडेड बाय b - c * b - a प्लस b - a * b - b डिवाइडेड बाय c - a * c - b। ये हमारा आ गया। इस पे भी हम देख सकते हैं, दिस पार्ट इज 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि b - b है। b - b 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। दिस पार्ट इज 0। यहाँ पे भी हमारा b - b है। ये पार्ट ऊपर जितना नीचे उतना, तो इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। बताओ ने समझ में आ रहा है सबको? देन इफ x = c, LHS देखते हैं क्या आता है। LHS हो गया हमारा क्या? c - b * c - c डिवाइडेड बाय a - b * a - c प्लस
यहाँ पे हमारा आ गया क्या, c डाले ना, c माइनस सी इंटू सी माइनस क्या डाल दें, c डाल दें ना, ये दोनों c माइनस सी कैसे आ गया, b माइनस सी b माइनस a, ओके, c माइनस सी इंटू सी माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस सी इंटू b माइनस a प्लस c माइनस a इंटू c माइनस b डिवाइडेड बाय c माइनस a इंटू c माइनस b। एंड हर कोई देख सकता है इसमें c माइनस सी है तो ये 0, एक में c माइनस सी है तो ये 0 हो गया, और इसमें हमारा c माइनस सी है तो ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट में दोनों सेम है तो इज इक्वल टू 1 RHS, 1 RHS। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन कितना डेंजर दिखाई दे रहा था, देखो कितना लंबा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन आंसर लंबा नहीं है इसका, आंसर काफी आसान है इसका। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि ये 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा अगर गया तो ये इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी है, तो अब हम लिखने वाले वो चीज एज इट इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 values of x, so it is identity। अब जिंदगी में ऐसे मत बोल देना कि मैं सर हमको ऐसे पढ़ा है कि जो चीज 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा वो आइडेंटिटी है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन 3 के लिए सेटिस्फाई करेगा, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो उनका जो डिग्री होता है उससे एक ज्यादा, एटलीस्ट एक ज्यादा के लिए अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो आइडेंटिटी हो गया। अगर लीनियर इक्वेशन है और वो एक से ज्यादा के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आइडेंटिटी हो गया। समझ में आया मेरे बात? सारे को क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी का बारे में क्लियर हो गया। 2 मेथड है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी की जानने के लिए, एक हो गया A0 B0 C0 करने का, दूसरा हो गया क्या 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाओगे तो भी ये 0 हो जाएगा। चलो अगला चीज पढ़ते हैं हम लोग, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। क्या कंडीशन है कि रूट्स जो है ना वो कॉमन हो जाएगा। जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन है, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा, ओहो गलत कर दिया क्या मैं, हाँ गलत कर दिया, 4। सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो x का वैल्यू मिलेगा 2 ठो, एक हो गया हमारा 1, एक हो गया हमारा 4, और यहाँ पे जो x का वैल्यू मिलेगा एक हो गया हमारा 1, एक हो गया 2। अरे सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऑल कैन सी कि यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 1 2, तो इसका 2 रूट है, एक तो 1 एक तो 4, और इसका 2 रूट है, एक 1 एक 2, तो इसमें से 1 जो है ना दोनों का कॉमन रूट है। 1 इज द कॉमन रूट ऑफ द 2, मतलब 1 जो है दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 1 इज द कॉमन रूट ऑफ दिस 2, मतलब 1 इज गोइंग टू सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। अच्छा देखते हैं क्या 1 निकालने का कोई तरीका है? ये 2 इक्वेशन हमको दिया है, 1 निकालने का कोई तरीका है क्या? आसान तरीका से, हाँ दोनों को माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो मिल गया हमको कितना, माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 1। हाँ ऐसे तो मिल जा रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द वे। देन अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन से हम x² का कोफिशिएंट को सेम कर देंगे, माइनस कर देंगे, x का वैल्यू मिलके आ जाएगा, और जो आएगा वो 100% ऐसा है कि दोनों का कॉमन रूट है। मतलब ये वैल्यू जो निकलने वाला है ये सेटिस्फाई कर जाएगा दोनों वैल्यू को। ये जो वैल्यू हमारा निकल के आया ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा।
तो जो चीज यहां पे हम सीखे उसको हम लिख देंगे। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, पहला सिचुएशन ये हो गया कि हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, जो निकलेगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हमको जो पूछा है वैसे कुछ हम निकाल सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द वे, मतलब कॉमन रूट्स का कंडीशन क्या होता है। दूसरा कंडीशन हो गया कॉमन रूट का क्या। मान लेते हैं हमारा कॉमन रूट जो है ना वो हमारा अल्फा है। कॉमन रूट क्या है? अल्फा। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट of the above two equations। हमको दो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं ना ऊपर। अल्फा ये दोनों का कॉमन रूट है, अल्फा ये दोनों का कॉमन रूट है। मतलब एक्चुअली हम जो पढ़ते हैं इस हिसाब से पढ़ते हैं, हमारा बुक सब में थ्योरी जो जैसे देता है इस हिसाब से, और हम जो निकालना सीखे वो कुछ जेई लेवल का क्वेश्चन करने के लिए हम इस हिसाब से करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया क्या, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द टू इक्वेशंस। तो क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। therefore a1 into alpha square plus b1 into alpha plus c1 is equal to 0। नहीं समझ पा रहे हो क्या? देखो हमारे पास दो इक्वेशन है। a1 हम a b c में पढ़ रहे थे, क्योंकि अभी दो ठो इक्वेशन है तो एक इक्वेशन का नाम a1 से शुरू हो जाएगा और एक इक्वेशन का नाम a2 से शुरू हो जाएगा। a1 x square plus b1 x plus c1 is equal to 0 एक इक्वेशन हो गया, और a2 x square plus b2 x plus c2 is equal to 0 ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये दो इक्वेशन जो है, ये दो इक्वेशन में जो दो दो ठो रूट मिलेगा उसमें से एक रूट कॉमन है। मतलब यहाँ पे रूट मिला मान लेते हैं अल्फा और बीटा, है ना, और यहाँ पे रूट मिला मान लेते हैं अल्फा एंड गामा। तो अल्फा इसमें भी है और अल्फा इसमें भी है, तो क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो 100% सेटिस्फाई करेगा। ऐसे अल्फा इसका भी रूट है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्या समझ में आया मेरे बात? अल्फा हाँ, अल्फा पहला का रूट है तो पहला को भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा दूसरा का रूट है तो दूसरा को भी सेटिस्फाई करेगा। मैं कंडीशन बना रहा हूं अभी, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये दो इक्वेशन आ गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब थोड़ा मैं याद दिलाता हूं जो पहले तुम लोग पढ़ चुके हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं? ऐसे दो इक्वेशन को अगर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है तो हम लिखते थे कुछ x बाय y बाय 1 बाय। किसी को याद है ऐसे कोई चीज पढ़ाया गया था ना? पढ़ाई नहीं किया ऐसे? सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये पढ़े हैं कि नहीं बच्चे? नो सर, नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, तो सुनो, अगर ऐसा दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सुना होगा सब कोई, जैसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 4। ऐसा दो इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास डिफरेंट तरीका होता है। एक तो होता है तो पहला इक्वेशन से y का वैल्यू निकालो, वो लेके दूसरा में डाल दो। एक हो गया क्या, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से या तो x का कोफिशिएंट इक्वेट कर दो या तो y का कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, उसके बाद माइनस कर दो, फिर उसमें से एक वैल्यू निकल गया,
जो वैल्यू निकला उसको पुट करके सेटिस्फाई करोगे तो दूसरा वैल्यू मिलेगा। दिस इज द सेकेंड वे। एंड थर्ड वे क्या हो गया हमारा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, देखो x हो गया, अब ये x वाला पार्ट काट देना है, सॉरी, अब हमको ये x वाला पार्ट जो है ना काट देना है। x वाला पार्ट जो है हम इसको काट देंगे, आगे चले जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, ये b1 है, c1 है, b2 है, c2 है, तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया x बाय हो गया, अभी हम y बाय करेंगे, तो जब y बाय करेंगे तो क्या करेंगे, y को काट देंगे, y को काट देंगे, आगे चलेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आगे चलेंगे तो c1 है, तो c1 के साथ a2 मल्टीप्लाई हो गया, c1 a2 माइनस c2 a1 हो गया। ये हमारा दूसरा हो गया, ये हो गया हमारा y के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट में आ जाएंगे, ये हमारा 1 बाय करेंगे। 1 बाय क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 1 बाय, आगे तो नहीं है, फिर हम शुरू से आ जाएंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा हो गया। सो दिस इज हाउ विल सॉल्व, हम इसमें से x और y का वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं एक इक्वेशन देता हूं, मान लेते हैं आई एम गिविंग यू दिस इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस क्या कितना 3 माइनस 2 कितना माइनस 2, 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मान लेते ये दो इक्वेशन में दिया और मैं बोल रहा हूं कि इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे होगा, देखो x बाय y बाय 1 बाय, अब x बाय कितना होगा, x को काटो, आगे चलो, माइनस 2 इंटू माइनस 5, ये तो 10 हो गया, माइनस y के साथ जो है 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू y बाय, अब इसको काटेंगे, किसको, y को काटेंगे, पहले मन से मन ही मन काटेंगे, है ना, काटेंगे, फिर आगे जाएंगे तो क्या हो गया, माइनस 1 इंटू 4, माइनस 4 माइनस, उसके बाद क्या होगा, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा, ये काटेंगे इसको और इसको काटेंगे, अभी यहां पे जो बचा होगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3 माइनस, अब क्या करेंगे, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, तो बन गया क्या, x बाय 11 इज इक्वल टू y बाय 11 इज इक्वल टू 1 बाय 11। अब अगर मैं इसको इसके साथ इक्वेट करता हूं तो x बाय 11 इज इक्वल टू 1 बाय 11, तो x हो गया हमारा 11 बाय 11 दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे अगर इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो, अगर हम इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो y बाय 11 इज इक्वल टू 1 बाय 11, तो y इज इक्वल टू 11 बाय 11 इज इक्वल टू 1। पता चला कैसे सॉल्व किया हम, बताओ। सो इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे किसका ऊपर, क्या नाम है उसका, कॉमन रूट्स का ऊपर, तो वहां पे फिर से हम डिस्कस करेंगे इस चीज का ऊपर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे भी हम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज द कंडीशन। क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर बनने से ये कट गया,
आप आगे जाएंगे तो B1C2 माइनस B2C1 हो गया इज इक्वल टू अल्फा बाय, जब अल्फा बाय करेंगे तो ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा हमारा C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 बाय A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। सो ये बन गया हमारा कंडीशन फॉर कॉमन रूट, कंडीशन फॉर कॉमन रूट, ये हमारा कंडीशन फॉर कॉमन रूट है। एक हमारा ये ट्रेडिशनल तरीका है, दूसरा तरीका मैं इसे कैसे बता रहा था, ये मेथड 1 हो गया, और जो मेथड 2 है वो क्या है, मेथड 2 है क्या, solve the two equations, solve the two equations by cancelling x square and get the value of x। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया कि सॉल्व द टू इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द टू इक्वेशंस। तो जो वैल्यू मिला होगा उसको क्या करेंगे, दोनों का उसमें हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में यूज कर देंगे, तो हमको जो पूछा वो निकल के आ जाएगा। ये हमारा कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट का बारे में बताया। 2 कॉमन रूट का बारे में कंडीशन जो है ना, दैट्स अ वेरी सिंपल वन। 2 कॉमन रूट कॉमन अगर है तो उसके लिए जो कंडीशन है वो काफी सिंपल है, छोटा सा भी है। 1 रूट कॉमन लिखा हूं यहाँ पे, पहला वाला बोथ रूट्स कॉमन था क्या, ओ सॉरी, ये 1 कॉमन रूट के लिए मैं बता दिया सारे। बोथ रूट्स कॉमन होने के लिए हमारे पास सिंपल सा कंडीशन है यहाँ पे, है ना। एक मिनट, ये हमारा बोथ रूट्स कॉमन नहीं, 1 कॉमन रूट बोल देते हैं। मतलब लिखा है बोथ रूट्स कॉमन, मैं वो पढ़ा ना पढ़ के मेरे को लगा कि 1 रूट कॉमन है, तो 1 रूट कॉमन, 1 रूट कॉमन, ये हम पढ़ लिए। अभी बोथ रूट्स कॉमन के लिए क्या होता है, 1 रूट नहीं, अभी बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन, दोनों रूट कॉमन क्या होता है, पूरा सिंपल सा चीज है, कोई एकदम कॉम्प्लिकेशंस कुछ है नहीं, सिंपल सा चीज है। 2 रूट कॉमन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर अल्फा बीटा है तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा होगा, समझ लो मेरे बात। इसका रूट अगर अल्फा बीटा है तो इसका भी रूट अल्फा बीटा होगा। अरे अगर रूट अल्फा बीटा होगा तो इक्वेशन तो अलग अलग नहीं होगा ना। अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो इसका रूट भी अल्फा बीटा होगा। जैसे इस फॉर्म में दे दिया, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका रूट 2 और 3 मिलेगा। 3x² माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, इसका भी रूट भी 2 और 3 मिलेगा। एक्चुअली हुआ क्या है देखो तो, ये दोनों में ये जितना है इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो हमको ये रूट मिल गया। इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा। तो इसका रूट 2 3 है तो इसका भी 2 3 ही होने वाला है। तो दी कंडीशन फॉर 2 कॉमन रूट्स इज व्हाट, x² का कोफिशिएंट, h का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तीनों का रेशियो सेम होगा। 1/3
-5 बाय -15 6 बाय 18 तीनों सेम होगा। तो ये हमारा कॉमन रूट का कंडीशन है। ठीक है, दो रूट कॉमन कब होगा? अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। एकदम सिंपल सा रूल है। बोथ द रूट्स आर कॉमन if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. This is the condition for both the common roots.